बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की ज़मानत हो गई है 190 मिलियन पाउंड केस में, लेकिन क्या वो बाहर आ जाएंगे और इस ज़मानत का उन्हें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा? वैसे तो आज खूब खुशियां मनाई जा रही थी। दूसरी तरफ जज साहब के ख़त में क्या गलती या क्या ख़राबी है? कोई साजिश है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रटेशन है, क्या चीज़ है? कहानी किसी और तरफ जा रही है। वैसे तो मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत नाराज़ हैं, और वो किस किस से नाराज़ हैं और किस लेवल पर आ गए हैं। और जब लेवल की बात हो तो धमकियों की बात हो तो फिर अली अमीन गंडापुर याद आते हैं, जिनकी धमकियां और उनके अमली इक़दामात वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं कि केपी में या गवर्नर राज लग जाएगा और या फिर वो गवर्नर की छुट्टी करा देंगे। इन दोनों में से क्या काम होगा? वैसे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गर्मियों का जो मौसम है वो कितना शदीद होता जा रहा है और उसमें स्कूलों के बच्चों के साथ हुकूमत को क्या करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले सबसे ज़रूरी खबर यह है कि क्या इमरान खान साहब लाइव स्क्रीनों पे हमें नज़र आएंगे? जी हाँ, नैब तरामीम का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें उनकी हाज़िरी को ऑनलाइन यकीनी बनाने की हिदायत मिली थी, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हैं तो किसी की क्या मजाल। अब जनाब हुकूमत की तरफ से तो बयान आ गया कि हमने इंतज़ामात सारे मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान की मर्ज़ी वो पेश हों या ना हों। तो अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब पेश होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब की पेशी इसलिए ज़रूरी नज़र आती है पीटीआई के एंगल से कि गुज़िश्ता 9 माह से उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान की अपीयरेंस हो जाए, लेकिन हुकूमत ने भी ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि उनकी कोई तस्वीर नहीं बाहर निकल सकी, कोई वीडियो नहीं निकल सकी। और बस हाँ, अब मज़ामीन आए हैं, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखे गए हैं, उनके वकला ने कोई नोट्स लिए हैं। वैसे तो लंबी लंबी मीटिंग है, वही वो लाडले वाला कॉन्सेप्ट जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि जेल में बैठा हुआ एक शख्स, एक सज़ा याफ्ता शख्स सियासी मुशावरत के लिए इजलास बुलाता है, रोज़ाना दर्जनों लोगों से मुलाकातें होती हैं, और बाकी वो खाने पीने कुकड़ शुकड़ वो 7-8 कमरों की सारा एरिया जो उनका रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया है, एसी, ट्रेडमिल और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अनोखा ही काम हो रहा है। और अब एक ऐसे केस में जिसमें भी गुंजाइश थी वकला के ज़रिए भी वो दलाइल हो सकते हैं, लेकिन अदालत ने बराह रास्त मुद्दई को, और वो मुद्दई जो जेल में बतौर कैदी, सज़ा याफ्ता कैदी मौजूद है, उसको लाइव उन्होंने कहा बुलाएं, उसकी पेशी यकीनी बनाएं। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे कबल इस तरह की सहूलतें किसी भी कैदी को मिल रही हों कि वो कैदी, वो शख्स या वो मुद्दई जो जेल चला गया हो और उसको सज़ा भी होगी हो, तो अदालत के नहीं जी उसको बुलाएं, उसी से पूछें, उससे बात कराएं। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट केस है, इतनी उसकी अवामी मुफाद का इतना बड़ा मामला है कि वो इमरान खान को दिखाना ज़रूरी बन गया है। लेकिन फिर इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमारे यहाँ चूँकि मैंने पहले भी जिक्र किया था, बड़ी कॉमन सी बातें हैं। वो ज़ेरे ज़मीन केबल जो है वो कट जाती है। अच्छा, उसमें कभी कोई वैसे उसको हल्का फुल्का डैमेज हो जाता है जिससे कुछ पीरियड के लिए बंद हो जाता है। हमारे यहाँ तो कई मौके पर इलेक्शन वाले दिन पे तो पूरे पूरे दिन आपको पता है ना, नेट टोटल बंद। वैसे तो मोबाइल सर्विस भी बंद हो जाती है, लेकिन नेट तो बंद हो जाना मामूली बात है। अच्छा, फिर पीटीवी से जो फीड मिलनी है, पीटीवी की मर्ज़ी वो दिखाएं या ना दिखाएं। अच्छा, अदालत ने सिर्फ इमरान खान की हाज़िरी को यकीनी बनाने का कहा है। अभी अदालत की तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो सारी कवरेज भी लाइव ज़रूरी है। चल रही है, मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि वो लाजमी तौर पर लाइव ही दिखाई जाए। तो इस तरह से ये सारे अभी शकूक मौजूद हैं कि इमरान खान साहब का शायद कल दीदार ना हो सके, लेकिन उनके चाहने वाले तैयार बैठे हैं। और मुझे तो लगता है कि अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन बाज़ जगहों पे शायद कोई बड़ी स्क्रीनें और इस तरह का बंदोबस्त भी हो जाए कि आएँ लीडर को देखें। तो उससे होगा क्या? मतलब अब हम दूसरी तरफ आ जाएं कि अगर वो आ जाते हैं तो इसमें नुकसान वाली क्या बात है? इमरान खान के चाहने वाले मौजूद हैं, उन्हें वोट भी डालते हैं, उनके लिए अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बात का इजहार जो है सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया जो है जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो करते हैं। हम हर रोज़ देखते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इमरान खान के जो करीबी तरीन साथी हैं जो उन्हीं का वर्जन लेकर हैं, मतलब शानदाना गुलजार खान साहिबा जियो टीवी पर हामिद मीर के साथ बैठकर 1 घंटा तक इमरान खान की शान में कसीदे पढ़ सकती हैं और उनके मुखालफों पर झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगा के सब कुछ वो शोर मचा सकती हैं। तो अगर इमरान खान की भी तस्वीर आ जाए तो इसमें क्या नुकसान क्या है? अच्छा, जहाँ पर मुमकिना तौर पे वो पेशी है ना लाइव,
अभी हो सकता है उन्हें कल बोलने का मौका ही ना मिले, कोई ज़रूरी तो नहीं कि उनको बुला, पेशी ज़रूरी है, उनकी एंट्री ज़रूरी है। अच्छा, और वो बोल भी लें, अगर उनसे उसके बारे में पूछा जाए कि बताएं वो जो केस है नैब तरमीम का, उसके बारे में उनका मौक़िफ़ लिया जाए, जो कि एक एक्सपोज होने वाली बात है उनका अपना, कि अगर वो नैब की हिमायत करते हैं और नैब के उन कवानीन की हिमायत करते हैं जिनको तब्दील किया गया है ताकि चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएँ, और नैब के वो मसाइल जिसकी वजह से अदालतें और तमाम इदारे उनको एक मुसीबत करार देते हैं कि उसकी वजह से रुकावटें हैं, काम नहीं सही होते, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या इमरान खान साहब फिर वही चीज़ें वापस लाना चाह रहे हैं? तो वो तो पता चलेगा कि क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। देखते हैं कि अब टीवी स्क्रीनें मुंतज़र रहेंगी कि इमरान खान साहब का दर्शन होता है, इमरान साहब की ज़ियारत होती है उनके चाहने वालों को कि नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ वाली पार्टियां भी तैयार बैठी हैं। अच्छा, वैसे तो इमरान खान साहब के लिए कल के दिन में, बल्कि सॉरी आज के दिन में, वो एक 190 मिलियन पाउंड में केस में जो उनकी ज़मानत हुई है, वो उनके चाहने वाले बड़े खुश हैं कि ना बड़ी सक्सेस है। कोई सक्सेस नहीं है, केस अपनी जगह वहीं रहेगा, सिर्फ उसमें ये हुआ है कि उन्हें मज़ीद ज़रूरत नहीं है इमरान खान की, चूँकि वो प्रोसीडिंग या तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तो इमरान खान साहब की फ़ैसला आने तक मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ज़मानत हो सकती है। अच्छा, वैसे तो बहुत से लोगों की नहीं होती थी या नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब चूँकि बहरहाल समझ रहे हैं ना आप, तो उनकी हो गई है, और बिल्कुल कानूनी पॉइंट पे एन जो बनती है इस तरह से हो सकती है, और इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। अभी उनके पास ढेर सारे केसेस हैं, ढेर सारे केसेस। तो अच्छा, चूँकि ये सियासी कल्चर है हमारा, जिसको उन्होंने भी तब्दील नहीं किया, दूसरी कोई जमातें भी नहीं कर रही, तो इस तरह से ये सियासी रहनुमा इन सारी चीज़ों से वो गुजरते रहेंगे। अच्छा, अभी तो उनका सबसे बड़ा मसला अपनी जगह है, वो 9 मई वाला, वो एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट मामला है, लेकिन बाहर वो तो चलता रहेगा। और उनके बाकी चाहने वाले भी, खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह हुकूमत वहाँ पे गवर्नर राज लगा दे। वो जिन हरकतों पर उतर आए हैं, पहले लफाजी के साथ वर्बल थ्रेट्स और वो सारी चीज़ें जो चल रही थी, मैं ये कर दूंगा, पेट्रोल बंद कर दूंगा, गाड़ियाँ नहीं होने देंगे। अब केपी हाउस में जो गवर्नर की एनेक्सी है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। उनका जी आपको नहीं मिल सकती, आप जाएं, आपका अपना घर है, या आप जाके सिंध हाउस में रहें। अच्छा भाई, केपी का गवर्नर सिंध हाउस में क्यों रहे? क्योंकि वो पीपल्स पार्टी ने उन्हें नॉमिनेट किया है। मतलब अजीब मजाक बना हुआ है ना ये तो। लेकिन बार उनकी कोशिश है कि झगड़ा इस लेवल तक जाए कि किसी तरह गवर्नर राज लगे और उन्हें मौका मिले कि वो लोगों को उकसाएं, और वहाँ पर भी एक बगावत वाली सूरत हाल, या जिस तरह से कश्मीर में एक सूरत हाल बनी, वो उस तरह की सूरत हाल पैदा कर सकें। क्योंकि काम तो उन्होंने करना कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। अच्छा, मतलब आप देख लें, कोई 2.5 माह से ज़्यादा हो गया अरसा हुकूमतें बने हुए, तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं। तो हाँ, 2 माह से 2.5 माह के दरमियान है। तो क्या काम हो रहा है वहाँ केपी में? क्या काम हो रहा है सिवाय इसके कि हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे, हम गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे, हम इमरान के लिए पता नहीं क्या कर देंगे। वो सारी बातें इस तरह से हो रही हैं, काम कोई नहीं हो रहा। और अब उन्हें एक और भी वो मिल गया, उन्होंने कहा जी लोड शेडिंग के शेड्यूल का ऐलान करें। वैसे तो नो डाउट ये ज़्यादती होती है, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो चाहे पंजाब में हो, सिंध में हो, केपी में हो, कहीं पर भी हो ज़्यादती है, तवील लोड शेडिंग जो है। लेकिन उनका स्टांस सुने कि अगर वो ख़त्म ना की गई या उसका जो प्रॉपर शेड्यूल ना दिया गया, तो ग्रिड स्टेशनों पे हम खुद कब्ज़ा कर लेंगे, उसका कंट्रोल संभाल लेंगे। ओ भाई, जो आपके कंट्रोल में है, जिस पर आपका कब्ज़ा है, केपी हुकूमत, वहाँ पे परफॉर्म करें ना, वहाँ पे काम करके दिखाएं। मतलब आप कब्ज़ा कर लेंगे, वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, पीटीवी और रेडियो स्टेशन पे कब्ज़ा और पार्लियामेंट हाउस पे अटैक और कब्ज़ा, वो सारी जो है ना 2014 वाली चीज़ें, वो वहाँ से ख़त्म नहीं हो रही। उनकी वो ज़हनी जो तरबियत है वो वहीं पर खड़ी है आज भी, उससे आगे नहीं जा रहे। बहरहाल अब अदालतें कैसे फ़ैसले करती हैं चीज़ों के, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को भी कुछ ज़मानतें मिल गई हैं और भी बहुत सारे लोगों की आज ज़मानतें हुई हैं, लेकिन कुछ केसेस बहरहाल चलते रहेंगे, जिसमें बड़े केसेस 9 मई के हैं। मेरा ख्याल है उसमें जो लोग गिरफ़्तार हैं, जो ऑलरेडी कानून की गिरफ्त में हैं, उनके फ़ैसले जल्द आ जाएंगे। दूसरी तरफ जब हम अदालतों की बात करें तो बाबर सत्तार साहब का ख़त भी एक अहम इशू है, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा वो जो है ना, उधर से मुझे थ्रेट आई थी बराह रास्त। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने उसकी तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा कि कोई थ्रेट नहीं थी, किसी ने उनसे डायरेक्ट रब्ता नहीं किया,
میرے تھرو اٹارنی جنرل آفس کے تھرو ہوا تھا، اور اس میں صرف ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ان کیمرہ بریفنگ رکھ لیں، کیونکہ سینسیٹیو ایشوز پر ہوتا ہے، اور اچھا اس طرح کا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس میں تھریٹ کون سی آ گئی ہے اور اس میں پریشر کس بات کا آ گیا ہے، اور کیا وہ پریشر لیا گیا؟ میرا تو سوال بار بار یہی آتا ہے کہ ججز سے کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ اس پریشر میں جو ان کے اوپر اتنا سارا پریشر ڈلا تھا، اور پریشر ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں پریشر نہیں ہوتا، ہم نے تو وہ فوجی افسروں کو عدالتوں کے اندر دیکھا ہے منہ چھپا کے بھاگتے ہوئے، جب کسی صحافی نے روک لیا تھا، پکڑ لیا تھا، انہیں پوچھ رہے تھے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ہم نے تو وہ ججز کے بیان حلفی موجود ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہمارے سامنے موجود ہے نا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، نگران جج بنتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے ہوئے نا، یہ ساری چیزیں رہی ہیں، بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، اب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پریشر میں کس کس نے کیا کیا فیصلے دیے، اور کس کس جج نے کہاں کہاں انصاف کا خون کیا، یہ بھی تو کبھی پوچھا جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے پوچھا جائے گا۔ اور ویسے تو ناراض آج کل مولانا فضل الرحمان بھی بہت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی تحریک چلا سکتے ہیں، تو مولانا چلائیں، بسم اللہ کریں، آپ کو روک کون رہا ہے؟ آپ کو تو کوئی پولیٹیکل پارٹی روک بھی نہیں رہی، بسم اللہ کریں، شروع کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کے جو ناراضگی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نہ انہیں کے پی کی گورنرشپ ملی، نہ ان کی مرضی کا انہیں شیئر ملا کے پی میں، نہ اسمبلی میں ان کو کوئی بڑی آفرز کی گئیں، اور اچھا اس سے پہلے جو مسائل ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے نواز شریف صاحب کی بہت سپورٹ کی، پیپلز پارٹی نے بھی اب فائنلی وہاں پہ اپنا گورنر لے لیا، پیپلز پارٹی اپنی سیاست کر رہی ہے، تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن مولانا صاحب کس کے خلاف اور کس کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے؟ مولانا کو خود بھی کنفرم نہیں ہے چیزیں، وہ صرف ڈرا دھمکا رہے ہیں، اور اس دوران میں وہ چاہتے ہیں کہ شاید اسی طرح سے کام چل جائے، لیکن بہرحال ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2018 میں جو ہمارا موقف تھا دھاندلی پہ، آج بھی ہم اسی طرح اس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضور 2018 میں بڑی جماعتیں آپ کے ساتھ تھیں، اور اس کے باوجود اس موقف کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سب نے اس اسمبلی کو مانا، آپ اس اسمبلی میں بیٹھے، اور اس حکومت کو جس کو آپ دھاندلی والی حکومت کہتے تھے 2018 والی، اس کو ایک آئینی طریقہ کار کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس کی چھٹی کرائی گئی، یعنی آپ نے اس کو لیجیٹیمیسی دی، جب آپ بیٹھ کے لیجیٹیمیسی دے دی آپ نے، اچھا پھر باقی سارے پروسیس بھی چلتے رہے، تو موجودہ حکومت بھی اسی طرح چلے گی، آپ خود آپ کے اراکین جو ہے اس پارلیمنٹ کا، ان اسمبلیوں کا حصہ بن چکے ہیں، دل بڑا کریں، آگے چلیں، ہوتے رہیں گے الیکشن، مولانا یہ سیاست ہے، اسی طرح چلتی رہی۔ خیر مولانا ہم سے تو بہت زیادہ سمجھدار ہے، انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، وہ بھی صرف اس چکر میں کہ شاید ڈرا دھمکا کے کوئی بڑا کام وہ کرا لیں، لیکن ڈرانا دھمکانا تو اپنی جگہ، گرمی نے بہت ڈرایا ہوا ہے، ہیٹ ویو کی خبریں آ رہی ہیں سندھ میں اور پنجاب میں، کچھ ایریاز میں خاص طور پہ ٹیمپریچر 40 کراس کر گیا ہے، اور یہ اگلے چند دنوں میں 45 سے بھی کراس کر جائے گا، تو شدید گرمی ہے۔ اسکولوں کے بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رضوان بھائیو، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ شدید گرمی میں اسکولوں کے بچے ہلکان ہیں اور بے ہوش ہو رہے ہیں، اچھا وہ چونکہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ایک ہاسپٹل کے ایم ایس بھی ہیں، تو انہیں ڈائریکٹ براہ راست بھی ان مسائل کا ادراک رہتا ہے، کیونکہ پیشنٹس آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، تو یہ مسائل اپنی جگہ ہیں۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ صبح کا ٹائم ذرا تبدیل کر دیا جائے، اسکولز کا صبح ارلی کر دیں اور 11 بجے تک چھٹی دے دیں۔ ظاہر گرمیوں کی چھٹیاں تو شروع ہونی ہے اگلے ماہ میں، لیکن اس وقت تک بھی ایک دن بھی بچوں کے لیے بڑا خطرناک ہے، تو حکومت کو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، جہاں اتنے بہت سارے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، خصوصاً پنجاب میں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے، اسی طرح سندھ میں بھی، تمام جگہوں پہ جہاں ظاہر موسم کے معاملات تو پورے صوبے پورے ملک میں ہی ہیں، تو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے، بچوں کو پریشانی سے، ان کے والدین کو پریشانی سے بچانا چاہیے، ان کی صحت کا معاملہ ہے، ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اور ہاں ایک خصوصی جو کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس دوران میں جب بھی گرمی میں نکلیں تو کوئی چھتری، کوئی کپڑا یا کوئی گیلا کپڑا اگر وہ اوپر لے لیں جب شدید گرمی میں نکلتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی بچت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مزید جو مشورے چاہیے ہوں اس کے لیے اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور دوائیں جو ہے وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ شکریہ۔